हाँ जी, आज हाँ, गुड इवनिंग राजेश। तो हम अपना वापस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम कराएंगे विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ टॉपिक दो आते हैं। एक प्रजातियाँ, मनुष्य की प्रजातियाँ, जिसमें अलग अलग तरीके के मनुष्य होते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। अब ये उसके आगे का टॉपिक है। प्रजातियाँ मैं एक बार को फिर दोबारा रिवाइज कर लेंगे बाद में किसी दिन। आज हम करते हैं जनजातियाँ, ठीक है। विश्व की प्रमुख जो जनजातियां हैं, ये सामने आपके नाम दिख रहे हैं। 5 मुख्य प्रमुख प्रदेश हैं और उनके अलग अलग निवास क्षेत्र हैं सभी जनजातियों के। और कौन कौन से जनजाति निवास क्षेत्र के हिसाब से एक टेबुलर फॉर्म में है। ये आपके सामने है। जैसे प्रमुख प्रदेश कौन कौन से हैं? भूमध्य रेखीय वन प्रदेश, ठीक है। इनमें जनजातियां कौन कौन सी हैं? पिग्मी, आप गौर कीजिएगा। एक मिनट मैं पेन मार्क कर लूँ आपका। हाँ जी, तो हम आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भूमध्य रेखीय वन प्रदेश से, ठीक है। इसमें कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं? इसमें पिग्मी, बोरा, सेमांग और सकाई, ठीक है। तो इसमें हम पिग्मी, सेमांग और सकाई के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ध्यान रखिएगा, इनका निवास क्षेत्र क्या है? मुख्यतः कांगो बेसिन यानी अफ्रीका और अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका, बोरो जाति का जनजाति का, और मलाया थाईलैंड जिसे हम कहते हैं दक्षिण पूर्व एशिया, सेमांग और सकाई के लिए। तो ये 3 जनजातियां कहाँ रहती हैं? भूमध्य रेखीय वन प्रदेश में। इसके बाद दूसरी हमने कैटेगरी में रखा है उष्ण मरुस्थल। इस क्षेत्र में रहने वाली कौन कौन सी जनजातियां हैं? बद्दू जिसे बोलते हैं, और बुशमैन। बद्दू जनजाति जो है मुख्यतः कहाँ इसका निवास क्षेत्र है? अरब और एशिया में। ध्यान रखिएगा, ये मरुस्थल में है। ऐसी उसमें सर बुशमैन अफ्रीका में। जनजाति जो, हाँ, अफ्रीका में कालाहारी में, कालाहारी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन रहते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे मानसूनी वन एवं पर्वतीय प्रदेश, जिसमें जो कौन कौन सी जनजातियां, ध्यान रखिएगा। रेड इंडियन तो है उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। मानसूनी भारत का ही सबसे है। बाकी की सारी ये जनजातियां भारत में ही हैं, जैसे नागा, गौंड, संथाल, भील, गुजर, ठीक है, टोडा, चकमा, भोटिया, ये सब भारत में है निवास क्षेत्र इनका। फिर इसके बाद चौथी कैटेगरी घास के मैदान। घास के मैदान में कौन कौन सी जनजातियां हैं? खिरगीज और मसाई। किर्गिज मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र हैं, मसाई अफ्रीका में सवाना क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा। और 5वीं कैटेगरी शीत मरुस्थल या टुंड्रा प्रदेश कहते हैं, जैसे अंटार्कटिका आर्कटिक जैसे बोलते हैं इसमें। जिसमें आते हैं एस्किमोस जनजाति, लैप्स, याकूत, युकाधीर, चुकुची और समोयद। ये सिर्फ क्षेत्र के निवास क्षेत्र के हिसाब से है। जो ग्रीनलैंड और उत्तरी कनाडा में, ग्रीनलैंड जो उत्तरी कनाडा में निवास क्षेत्र है, वो किसका, उनको क्या कहते हैं? एस्किमोस। उत्तरी यूरोप लैप्स, ठीक है। ऐसी उत्तरी साइबेरिया एशिया का, इसमें इसमें याकूत, युकाधी और युकुची और समोयद है। तो ये इन सब के क्षेत्र, निवास क्षेत्र अलग अलग है। सब जनजातियां आपके सामने ये टेबुलर फॉर्म में है। मुख्यतः यही इम्पोर्टेंट, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन से प्रदेश में कौन निवास करता है और कौन सी जनजातियां हैं। एक एक करके हम अपनी जैसे जैसे क्लासेस में आगे बढ़ते चले जाएंगे, एक एक जनजातियों के बारे में विस्तृत जानकारी हम लेते जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जनजातियां हैं क्या? मानव विकास हुआ समय के साथ, वह अपने उठना बैठना चलना और आधुनिकता में शामिल होता चला गया। लेकिन बहुत सी जनजातियां उन लोगों के लिए कहा जाता है जो आधुनिकता में शामिल नहीं हुए। वो अपनी पुरानी विचारधाराओं में, अपने रहन सहन के तरीकों में वही पुराना आदिवासी तरीका ही इन्होंने अपनाया। समझ, ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पिग्मी से। नमस्ते सर। भूमध्य, नमस्ते बेटा।
हाँ बेटा, बाद में बात करेंगे, क्लास करते हैं, ठीक है। पहले भूमध्य रेखीय वन प्रदेश के आदिम जातियां, तीन मैंने बताई। तीनों में से सबसे पहले पिग्मी, जैसे चित्र में भी है, बहुत नाम से जाना जाता है। अफ्रीका में है, अफ्रीका के रहने वाले हैं। अत्यंत छोटे निवास क्षेत्र इनका कहाँ है? अफ्रीका में। अत्यंत छोटे यानी नाटे कद के पिग्मी जनजाति समूह अफ्रीका के भूमध्य रेखीय वनों में निवास करते हैं। ध्यान रखिए, भूमध्य रेखा के मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 3 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य स्थित वनों में बिखरे हुए हैं इनका निवास। इनका मुख्य निवास कांगो बेसिन के पूर्वी भाग में इत्रु नदी के तटीय क्षेत्र है। कांगो बेसिन में इनका मुख्य निवास है। अनेक पिग्मी समूह जो संख्या में कम है, पश्चिम में गैबन से लेकर पूर्व में युगांडा तक यत्र तत्र मतलब बिखरे हुए पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशियाई में फिलीपाइन के वनों में तथा न्यू गिनी के वनों में भी पिग्मी के कुछ उपवर्ग यानी समूह पाए जाते हैं, जिनसे शारीरिक लक्षण पिग्मियों के लगभग समान ही है। ध्यान रखिएगा, सबसे कम हाइट के होते हैं ये लोग। अगर इनका हम निवास क्षेत्र ग्राफ में देखना चाहें तो ये आपके लिए ग्राफ है, ध्यान से देखिएगा। ये 1 मिनट, ये है हमारे ग्राफ, ठीक है। ग्राफ में आप ध्यान देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये कांगो नदी है। कांगो नदी के बेसिन में, ये हमने बताया था, ये मुख्यतः ये जो लाइनें खींची हुई है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्षेत्र यहाँ, ये है, यहाँ पे ये है, और इधर कीनिया और सूडान के बीच में आ जाता है, इधर कैमरून में है। तो ये क्षेत्र है जहाँ पे पिग्मी जनजाति पाई जाती है, ठीक है। ग्राफ से याद हो जाए तो ग्राफ से जल्दी याद हो जाता है, आसान। तो आप ध्यान रखिएगा, अफ्रीका में पाए जाते हैं। अब इनके हम बात करते हैं शारीरिक लक्षण की, फिजिकल ट्रेट्स, मतलब देखने में कैसे होते हैं। ये इन्हें पिग्मी निग्रोइड या निग्रोटो प्रजाति से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा। इनका शारीरिक कद सर्वाधिक छोटा यानी कितना है, लगभग 132 सेंटीमीटर या 52 इंच होता है, इसलिए इन्हें बौना भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, बहुत बौने जाति की होती है ना। इनमें 4 उपवर्ग हैं, मबूती, त्वा, बिंगा और गसेरा। आई थिंक दिस वन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये लाइन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि इनके पिग्मियों के 4 उपवर्ग होते हैं। इन नाटा कद होता है, ये तो हमने आपको बता ही दिया। बाल छल्लेदार, वूली रंग, काला, चौड़ी एवं चपटी नाक, होंठ मोटे, चेहरा आगे की ओर निकला हुआ होता है, जैसे आमतौर पर अफ्रीकन का होता है। निचोटो प्रजाति नाटे लोगों को निग्रिलो कहते हैं, और अफ्रीकी निग्रिलो सर्वाधिक छोटे कद के होते हैं, जिनकी औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर के आसपास पाई जाती है। ये इनके शारीरिक लक्षण हो गया पिग्मियों के। फिर इनके आखेट करने का तरीका, जैसे इनका जंगलों में रहने का है, तो यही उनके शिकार करने का भी बहुत कुशल कारीगर होते हैं। ध्यान रखिएगा, पिग्मियों के लिए आखेट ही जीवन का यापन का मुख्य आधार है। ये कुशल शिकारी होते हैं, ठीक है। शिकार की खोज में जंगलों का भ्रमण करते रहते हैं। कोई याद करने का नहीं, बहुत साधारण सेंटेंस है। जैसे आप जैसी मन में विचार लाएंगे पिग्मी का, तो अपने आप समझ में आ जाइएगा कि मुख्यतः शिकार पे शिकार करते हैं, मतलब इन्हें खेती वगैरह से कोई मतलब नहीं है। पिग्मी पशु पक्षियों का शिकार करके मांस प्राप्त करते हैं, साथ ही जंगल के कंदमूल और शहद आदि एकत्र कर लेते हैं। तालाबों और झीलों से मछलियां पकड़ने का भी काम अच्छी तरह जानते हैं। इनकी आवश्यकताएं सीमित एवं मुख्यतः उदर पूर्ति से संबंधित होती है, मतलब साधारण जीवन यापन से है। वन आधारित है इनका रहन सहन। ये छोटे जानवरों से लेकर हाथी तक का शिकार बड़े कुशलता पूर्वक कर लेते हैं, ठीक है। अब विशाल मतलब छोटे मोटे शिकार तो ये एक लोग अकेले कर सकते हैं, लेकिन हाथी जैसे बड़े विशाल पशुओं का शिकार करने के लिए सामूहिक रूप से करते हैं ये, मतलब समूह में भी कार्य करते हैं। से एक मतलब पहचानिए हाथी के लिए। सामान्यतः कहते हैं ना कि दिन में सोते हुए हाथी पे अचानक से तीरों से अंधा करके
विष का जहर देके या बर्छी जैसे कहते हैं ना, तलवार बांस के आगे तीर लगा के और प्रहार करके वो घायल कर देते हैं। उसका मांस और हाथी का रक्त यानी खून पीने के बहुत शौकीन होते हैं। मतलब हाथी का खून इनका फेवरेट रहा है। ये लोग पक्षी मारने के लिए साधारण तीरों का ही प्रयोग करते हैं। तालाब में से मछलियां को कटिया द्वारा मतलब डोरी में मांस का टुकड़ा बांधकर फंसाते हैं। ठीक है, जब शिकार करते हैं तो ये कुशल शिकारी तो हो ही गए। पक्षियों की बोली यानी नकल करने में, पक्षियों की नकल करने, बोलियों की आवाज़ निकालने में प्रवीण होते हैं। ये बनावटी बोली बोल के शिकार को भटका देते हैं, मतलब उनकी नकल आवाज़ निकाल निकाल के। बंदरों की भांति पेड़ों पर चढ़ने में फुर्ती से चढ़ जाते हैं और पेड़ों पे मतलब बंदरों की तरह हरकत करने में ये सक्षम होते हैं। इनका भोजन के बारे में बात करें तो पिग्मियों का भोजन, अगर जंगल से फल फूड की बात करें तो फल, कंदमूल, फल और मछलियां इनका प्रिय भोजन है। खास तौर पे इन्हें जो पसंद है वो है लावा, लार्वा जिसे, ठीक है, या दीमक, चींटियां, शहद आदि को भी खाते हैं। दीमक खा लेते हैं लोग। मांस को भूनकर व कच्चा दोनों तरीके से पीते हैं। जानवरों के खून पीना इनका प्रिय पेय पदार्थ है। और केला इनका पसंदीदा फलों में से शामिल है। पड़ोसी कृषकों से वस्तु विनिमय द्वारा प्राप्त करते हैं। जो मतलब जो केले वैसे तो नहीं करते हैं सब्जी वगैरह, लेकिन जो आसपास के गांव के जो कृषक होते हैं उनसे वस्तु विनिमय करके, मतलब कुछ सामान रख के, ये उसके बदले में दूसरा सामान ले लेते हैं। इनके वस्त्र या क्लोथिंग की बात करें तो उष्ण जलवायु वाले वन प्रदेश के निवासी पिग्मियों की वस्त्र की आवश्यकता बहुत कम होती है अथवा नहीं के बराबर होती है। ये तो आप कॉमन मान के चले, जितनी भी जनजाति हैं कपड़े कम से कम ही पहनते हैं। कि यही कारण है कि बहुत लोग बिना वस्त्र के ही रहते हैं इनके पिग्मी जाति में। असामान्यतः लोग वृक्ष की खाल या छाल बोलते हैं, पशुओं की खाल व पत्तों को कमर से बांधकर लपेट लेते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों बेल के बीजों बनी करघनी पत्तियों के आभूषण पहनते हैं। स्त्रियां ताड़ की पत्तियां और वृक्षों की छाल से निर्मित वस्त्र कमर के नीचे तक धारण करती हैं। ठीक है, पत्तों के गुच्छे, बांस चीर कर बनाए गए लंबे दांत वाले कंघे कमर के नीचे लटकाती हैं। उनका विश्वास है कि कंघा उन्हें बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, महिलाएं कमर के नीचे क्या लटकाती हैं? कंघा, इसलिए ताकि उन्हें ये विश्वास रहता है कि उनको बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है कंघा। ये औजार या उपकरण जो इस्तेमाल करते हैं बहुत सीमित है इनके टूल्स। ये लोग बांस के फलक को आगे से कठोर करके एक औजार बनाते हैं जो साधारण सा मांस को भी काट सकता है। शिकारी के लिए धनुष और बाण तथा भूमि खोदने के लिए बांस या बेत का डंडे का मुख्य उपकरण है। मतलब शुरुआती बांस से है और खत्म बांस पे ही है इनके। खुरदरे और अनगढ़े पत्थरों से ये लकड़ी की फाड़ने या खुरचने का काम किया करते हैं। पत्थरों से ये लोग पानी भरने के लिए और पीने के लिए बांस की तुम्बी का प्रयोग करते हैं। बांस की नली का मतलब। और मछलियों को पकड़ने के लिए कटिया भी इसी से बनाते हैं। बहुत साधारण है, मतलब बांस का ही सब इस्तेमाल करना है इनके औजारों में। इसके बाद बात करते हैं इनका निवास, यानी झोपड़ियाँ, ये घर, हट्स किस में रहते हैं। क्योंकि इन लोगों का जीवन, मतलब आप ये मान के चलिए कि अस्थाई होता है, मतलब घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। भूमि के तर रहने के तथा विषैले कीड़े मकोड़े और हिंसक पशुओं की अधिकता के कारण, मतलब ये ध्यान रखिए ये कहाँ है? कांगो बेसिन में है। पेड़ घने हैं, कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने जो झोपड़ियाँ बनाते हैं वो पेड़ों के ऊपर निर्मित मचान पर छोटी झोपड़ी बना के रहते हैं। ध्यान रखिएगा, इनकी झोपड़ी प्रायः 2 मीटर लंबी या व्यास में 1.5 मीटर चौड़ी ऊंचाई पर बनाई जाती है। प्रवेश के लिए छोटा सा द्वार होता है। प्रवेश द्वार लगभग 50 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट इनकी खुद की कम है। ये झोपड़ी में घुटनों के बल रेंग कर
जाया जाता है इनके घर में अंदर। हर प्रत्येक परिवार की अपनी एक अलग झोपड़ी होती है, ठीक है। अगर कहीं कहीं ये होता है वृक्षों की भूमि में छड़े गाड़ के अर्धवर्गाकार ढांचा तैयार कर लेते हैं और पत्तियों से ढककर झोपड़ियां बनाते हैं। एक स्थान पर 10 से 12 निर्माण झोपड़ियों का होता है, जिसे अस्थायी गांव के रूप में रहते हैं। प्रातः कुछ मतलब इनकी रहने की जो अवधि है वो कुछ महीने ही होती है, वो स्थान बदलता रहता है इनका। वस्तु विनिमय इनका खास है होता है कि मतलब जो और अन्य चीजें जैसे फल वगैरह ये लेते हैं अपने पास के कृषकों से या किसानों से ले लेते हैं। तो वहाँ एक चीज ये ध्यान रखी जाती है कि वहाँ आसपास में कौन मिलता है, इनके समीप में रहते हैं बंधु कृषक जो रहते हैं, जो अपने, अब ये है कि ये अपने एक दूसरे की भाषा से अनभिज्ञ होते हैं। मतलब कृषक और पिग्मी जाति, मतलब भाषा का इनमें कुछ नहीं होता है। ये इन्हें इसे इनका क्या होता है, मूक व्यापार है। मतलब अपने पड़ोस के गांव के किसानों से ये अपना मूक व्यापार करते हैं। किस तरीके से, पिग्मी रात में अपने पड़ोसी कृषक के बस्ती में जाकर निश्चित स्थान पर पत्तियों में मांस को लपेट कर रख देते हैं। मतलब ये लोग शिकार करते हैं, शिकार करने के बाद जानवरों के मांस पत्तियों में लटक रख के पड़ोस के गांव में जाके रख आते हैं। और मतलब मूक साइलेंट ट्रेड है जिसे कहते हैं। और बदले में उन्हें आवश्यक वस्तुएं जैसे केला या जो भी अन्य चीज होती है वो जो वो पड़ोसी किसान होते हैं वो रात में उसकी जगह वो रख देते हैं और दूसरी रात में पिग्मी जाके उठा लाते हैं उन्हें। मतलब दिन में ये लोग कोई व्यापार नहीं करते हैं, रात में सामान एक रखे आया और दूसरा कृषक ने उसके बदले में उनको सामान रख दिया, वो उठा के ले आए। दोनों काम बड़े ईमानदारी से होता है। मतलब जितना सामान, जितना मांस ये रखते हैं उसके बराबर मूल्य का ही वो लोग किसान लोग सामान रख देते हैं। और मात्रा भी उतनी ही होती है जितनी उनको रिक्वायरमेंट होती है। अगर कहीं छल कपट में से कहीं गुंजाइश नहीं होती। अगर छल कपट करते भी हैं तो किसान लोग डरते हैं इस चीज के लिए कि वो पिग्मी वो सामान अगले दिन लेके नहीं जाता है, अगर वो लोग छल करके सामान कम रखते हैं उसके बदले में। और दूसरे पहचान ये भी होती है, फिर ये लोग इनमें जो कहते हैं वो खून खराबा, या वो लोग किसानों को मार देते हैं पिग्मी लोग अगर कोई उनके साथ धोखा देता है। तो इसलिए उस डर से जो है इनका व्यापार, मूक व्यापार बड़े सुविधाजनक चलता रहता है। अगर इनकी सामाजिक संगठन की बात करें, ध्यान रखिएगा, जब इस संगठन में रह भी रहे हैं तो किस तरीके से इनका सामाजिक व्यवहार है। अत्यंत साधारण आदिम प्रकार का, ठीक है। मुखिया नहीं होता, यानी मुखिया का अभाव होता है। आपसी कलह और झगड़े ये पारस्परिक बातचीत से हल कर लेते हैं, ठीक है। सफल और उत्तम आखेटक, मतलब जो सबसे कुशल का शिकारी होगा अपनी बस्ती का, वो मुखिया मान लिया जाता है, वही मुखिया मान लिया जाता है। नृत्य करने के बड़े प्रेमी होते हैं। बच्चों के जन्म पर वन देवता को प्रसन्न करने के लिए उद्देश्य से सामूहिक नृत्य और गीतों का आयोजन करते हैं। मतलब सामूहिक कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं आपस में। किसी परिवार में बच्चे का जन्म होता है तो वह वन देवता को प्रसन्न किया जाता है, ठीक है। पिग्मी अपने परिवार के प्रति निष्ठावान और कर्मठ होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और क्या नाम है, एकल विवाह और बहु विवाह दोनों का प्रचलन होता है। अब यहाँ एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर किसी पिग्मी के परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो वो लोग अपने लकड़ी और पत्तियों में रखकर उन्हें जला देते हैं। और जिस स्थान, मतलब अपने घरों के पास में, झोपड़ियों के पास में जलाते हैं और उसके बाद वो परिवार वहां से स्थानांतरण कर जाते देता है, वहां से स्थान छोड़कर वो दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है। सांस्कृतिक विकास के दृष्टिकोण से पिग्मी अभी आदिम अवस्था में ही हैं। वे बाहर सभ्य समाज से दूर रहना चाहते हैं और परंपरागत जीवन शैली और रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने में तत्पर हैं। ये उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया पिग्मीज का। अब नेक्स्ट बात हम करेंगे सेमांग सेमांग जनजाति की। ध्यान रखिएगा, ये मुख्यतः थाईलैंड में होते हैं। सेमांग, यह नक्शा भी साथ में आपके लिए है। ये थाईलैंड बना हुआ, थाईलैंड, मलाया, सुमात्रा, सुमात्रा के द्वीप में ये स्थान, ये सेमांग का है, ध्यान रखिएगा। और सेमांग के नीचे ही सकाई सकाई जनजाति है। इसके बाद हम सकाई जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों पड़ोसी होते हैं।
तो सेमांग जनजाति यहाँ आपको थाईलैंड में मिलती है। तो कहते हैं सेमांग जाति के लोग भूमध्य रेखा प्रदेश के स्थित मलाया तथा दक्षिणी थाईलैंड के पर्वतीय भागों में निवास करते हैं। ध्यान रखिएगा, अधिक वर्षा और ऊंचे तापमान के कारण, मतलब यहाँ गर्मी भी ज्यादा है और बारिश भी ज्यादा है। मलाया के भूमध्य रेखा वन और दक्षिणी थाईलैंड में मानसूनी प्रकार के वन मिलते हैं। ठीक है, तापमान वर्ष भर उच्च व वार्षिक वर्षा अधिक पाई जाती है। ये इनका निवास क्षेत्र हो गया। इनके शाही लक्षण सेवांग जनजाति के लोग निग्रोटो प्रजाति के होते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है, निग्रोटो प्रजाति के होते हैं, संबंधित माने जाते हैं। कद के नाटे होते हैं। औसत लंबाई इनकी भी 150 से 145 सेंटीमीटर होती है। 150 पुरुषों की और 145 महिलाओं की। इनकी त्वचा का रंग हल्का भूरा, बाल छल्लेदार तथा काले, नाक चौड़ी, चपटी और होंठ मोटे और चेहरा आगे की तरफ निकला हुआ होता है। ये इनके हो गए शारीरिक लक्षण सेमांग जनजाति के लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं सेमांग जनजाति की व्यवसाय के, जो लोग व्यवसाय क्या करते हैं। अब आप ध्यान रखिएगा, वो लोग पहले, इससे पहले हमने पढ़ा था पिग्मी के लिए वो पशु ज्यादा खाते थे, मतलब मांसाहारी ज्यादा थे, हालांकि उनका था, लेकिन यहाँ इनका उल्टा होता है। सेमांग लोग वन से प्राप्त वस्तुओं को एकत्रित करके उसी का जीवन निर्वाह करते हैं। साधारणतः ये लोग कृषि व पशुपालन नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, कृषि नहीं करते हैं। प्रकृति प्रदत्त जंगली पदार्थ पर ही निर्भर करते हैं, मतलब जो जंगलों से इन्हें खान पीने की सब चीजें मिलती हैं वही ले लेते हैं। सेमांग लोग 20-25 व्यक्तियों के दल में रूप में रहते हैं, एक स्थान पर कुछ दिनों तक ही ठहरते हैं। ठीक है, जंगली पदार्थों को एकत्रित करने हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए भ्रमण करते रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब क्योंकि जब एक स्थान में जगह खत्म हो जाएगी तो वो दूसरे स्थान है। वन से कंदमूल, फल आदि एकत्रित करने के साथ साथ ये लोग जलाशयों से मछली पकड़ने, छोटे पशुओं जैसे सुअर, बंदर, चूहों, गिलहरियों आदि का शिकार करते हैं। ध्यान रखें, ये छोटे जानवर ही केवल शिकार करते हैं। अगर भोजन की बात करें इनके लिए, तो इनका मुख्य भोजन जो है ये शाकाहारी ही है। ये कहा जाता है ज्यादातर अधिकार शाकाहारी है, और कंदमूल तथा वन से प्राप्त फलों, फूलों, कोपलों आदि का भोजन करते हैं। किंतु ऐसे शाकाहारी पदार्थों के पर्याप्त मात्रा में ना मिलने पर ये लोग जलाशय से मछली भी पकड़ लेते हैं। अगर कहीं भोजन की कमी होती है तो फिर मछलियों का भी सेवन करते हैं। भोजन एकत्र करने का काम मुख्यतः स्त्रियां करती हैं। ध्यान रखिएगा, ये लोग भोजन बचाकर नहीं रखते हैं, कारण कि जिस जलवायु में ये रहते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर है और आर्द्रता ज़्यादा है, तो इस चीज़ें मतलब भोजन जो है जल्दी सड़ जाने की संभावना रहती है। तो मतलब ये है इनका कि ये प्रतिदिन अपना भोजन एकत्र करते हैं, खाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इनका मुख्य भोजन, ध्यान रखिएगा, जंगली रतालू। मुख्य भोजन क्या है? जंगली रतालू। वर्ष के अधिकांश महीनों में इन्हें क्या खाते हैं? डुरियन नाम का कोई बड़े बड़े फल होते हैं, जो मुख्यतः 2 से 4 किलोग्राम तक का होता है। ठीक है, इन्हें अपने फल इनका महत्वपूर्ण और जिसका ये गूदा पर्याप्त होता है। सामान्यतः अलग अलग परिवारों के लिए अलग अलग डुरियन के वृक्ष निर्धारित होते हैं, मतलब ये अपने परिवार में रहते हैं और परिवार के साथ में ये अपने, मतलब कहते हैं ये इतने वृक्ष मेरे हैं, इतने वृक्ष दूसरे परिवार के हैं, और उसमें से जो फल मिलेगा वो वही लोग आपस में खा लेते हैं। इनका रहन सहन या क्लोथिंग, वस्त्र की बात करें, हाँ जी, वस्त्र की बात करते हैं तो वस्त्र जो सेवांग जनजाति के लोग, क्योंकि उष्ण जलवायु है, वस्त्र कम पहनते हैं। वस्त्र के रूप में वही वृक्षों की छाल, पत्तियां, बेत आदि पतली पतली पट्टियों में बनाए गए परिधानों का प्रयोग करते हैं। स्त्रियां बांस के लंबे दांतेदार कंधे को अपने साथ रखती हैं, जिस पर यह चित्रकारी रहती है। इनका मानना है कि बांस के बने ऐसे कंघे को धारण करने से बीमारी और जादू टोना आदि से छुटकारा होता है। सेम आप जो पाओगे लगभग सभी जनजातियों में एक सा ही है, बस थोड़ा बहुत जो वहाँ की पृष्ठभूमि, मतलब के रहन, जो जलवायु है उसका जो परिवर्तन है, बस वही मिलता है। अब इन सेवांग जनजातियों के उपकरण की बात करें, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं, वही है, इनका भी सेम वही है, बांस
मुख्य जंगल में रहते हैं, तो बांस का जो भोजन पकाने के लिए कच्चे बांस की नली का प्रयोग करते हैं। स्त्रियां बांस और रतन के बनाई टोकरियों में जंगली वस्तुओं को एकत्र करते हैं। बांस के राफ्ट यानी बड़े बड़े नाव बनाने का काम भी इसी बांस का ही होता है। बांस का प्रयोग कर धनुष बाण बनाने का काम भी करते हैं, जिसे शिकार के लिए इस्तेमाल करते हैं ये लोग। लकड़ी के लाठी, डंडे और नुकीली बरसियों का प्रयोग किया जाता है इनके द्वारा। ये इनके प्रयोग करे हुए टूल्स या उपकरण हो गए सेमांग जनजाति के। इनके निवास की बात करें, ठीक है, वही प्रवृत्ति विचरणशील मतलब घुमक्कड़ प्रवृत्ति। जब घुमक्कड़ है तो स्थायी निवास नहीं मिलेगा इनका, तो निवास स्थायी निवास नहीं है इनका भी। ये लोग लकड़ी के बांस, घास पत्तों को झोपड़ी बनाकर रखते हैं। इनकी भी वही आदत होती है, जंगल के बीच अपेक्षाकृत ऊंची भूमि पर वृक्षों को साफ करके सेमांग लोग अस्थायी बस्तियां बना लेते हैं। कुछ दिन या महीनों तक रहते हैं, तो ठीक है, एक बस्ती में 5 से 6 से लेकर 10-15 तक झोपड़ियां हो जाती हैं। प्रत्येक परिवार की अलग झोपड़ी बनाने का मुख्य काम स्त्रियां ही करती हैं। बांस की और लकड़ी के खंभों से ढांचों पर खजूर के पत्तों को मड़कर बनाई जाती है। ध्यान रखिए, वहां केवल पत्तियों का संदर्भ है, यहाँ पे खजूर के पत्तों से जो है छत को बनाया जाता है झोपड़ी के, सेमांग जनजाति के लोग। इनके सामाजिक संगठन की बात करें तो ये लोग भी छोटे छोटे दलों या समूह में बटे रहते हैं। साधारणतः हर दल का एक निर्धारित क्षेत्राधिकार होता है। क्षेत्र लगभग 15 से 20 वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक दल अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही जंगली वस्तुओं को एकत्रित करता है। मतलब ये सेमांग जनजाति के भी छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे परिवार के मतलब लोग मिलकर 8-10 या 15-20 मकान बन गए। वो मकान क्या मतलब झोपड़ी बना ली बांस के। ठीक है, वही इनका क्षेत्र दल कोई भी दल अन्य दल के अधिकार क्षेत्र में फल वस्तुओं का समानांतर नहीं एकत्रित करते। मतलब अब एक परिवार का एक दल का एक इलाका बट गया, ठीक है, 15 से 20 वर्ग किलोमीटर का, उस इलाके के जितने भी पेड़ पौधों में उसका अधिकार रहता है। ऐसी दूसरे परिवार का दूसरा क्षेत्रफल बट गया और वहां उनका, अब वहां से जितने भी फल फूल होंगे वो उनका परिवार इस्तेमाल करेगा। ठीक है, किसी एक स्थान पर कई दल परस्पर अच्छे संबंध रखते हैं या सद्भावनापूर्ण व्यवहार रखते हैं, मिलनसार भी रहते हैं इनका। अब हम भूमध्य रेखा के तीसरी और आखिरी जनजाति सकाई की बात करते हैं। ये भी थाईलैंड की है, ध्यान रखिए, जैसे मैंने चित्र में बनाया थाईलैंड का, दक्षिणी थाईलैंड में ये लाइन से बना हुआ है, ये वाली, इसे कहते हैं हम सकाई जनजाति का निवास स्थान। सकाई निवास स्थान की जब बात करें इन सकाई जनजाति की। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। हाँ, तो सकाई के तो रहते हैं, तो इन्हें सनोई के नाम से भी जाना जाता है। ये भी भूमध्य रेखीय प्रदेश की जनजाति है जो मलाया के वनों में निवास करते हैं। ठीक है, सकाई का निवास क्षेत्र सेमांग के निवास क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। दोनों पड़ोसी हैं, मतलब दिख ही रहा है आपके सामने ग्राफ उसमें चित्र में। वर्ष भर वही उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता, अधिक वर्षा वाले घने वन में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में वृक्ष अधिक लंबे और घने होते हैं, उनकी लताएं लिपटी रहती है, मतलब बेले उसमें जाते हैं। इतने बड़े बड़े घने जंगल हैं कि सामान्यतः सूर्य की किरणें भूमि तक पहुंचती ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे घने जंगलों में जहां सूर्य की रोशनी भूमि तक पहुंचती ही नहीं है, छोटे बड़े हर तरीके के जानवर पाए जाते हैं। विषैले सांप, कीड़े मकोड़े इस इलाके में पाए जाते हैं और ये लोग उस जगह रहते हैं। शारीरिक लक्षण इनका वो निग्रोटस है, ये ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति है, ध्यान रखिएगा। सकाई जनजाति के लोग ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति से संबंधित हैं, क्योंकि रंग के इनके शारीरिक लक्षण भी लगभग ऑस्ट्रेलाइट के समान माने जाते हैं। रंग इनसे मृत और साफ होते हैं। बाल ऊन के समान घुंघराले होते हैं, यानी कर्ली होते हैं। सिर लंबे होते हैं इनके और नाक मध्यम चौड़ी होती है, बिल्कुल अलग तरीके से। इनके व्यवसाय की बात करें
तो इनका व्यवसाय भी बिल्कुल वही है, क्योंकि जंगलों पर निर्भर है, तो जंगली पदार्थों पर ही ये लोग निर्भर करते हैं, जंगली उत्पादों पर निर्भर करते हैं। जंगल से कंदमूल फल फूल एकत्र करना, भोजन मुख्यतः उन्हीं पर निर्भर है। फिर इनका भी काम वही है, जलाशयों से मछली भी पकड़ते हैं, छोटे छोटे पशुओं का भी शिकार करते हैं। ठीक है। जंगल के किनारे पर रहने वाले किसानों से वस्तु विनिमय करके द्वारा भोजन पदार्थ प्राप्त कर लिया जाता है। इनके मुख्य व्यवसाय जंगलों से वनोत्पादों को एकत्र करना तथा शिकार करना है। जो अंतर है खास तौर पे वो यहाँ आता है इनमें। ये लोग शिकार के लिए फूक नली, ध्यान रखिएगा, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, फूक नली ब्लो पाइप का प्रयोग करते हैं, फूक नली का प्रयोग करते हैं। ये आपने कई बार पिक्चरों में देखा होगा, मतलब जैसे कहते हैं ना, लगभग पाइप के आगे उसमें अंदर से ना तीर डाला और फूक मारा तो उससे तीर निकल के बाहर भागता है। मतलब धनुष की जगह ब्लो पाइप का यानी फूक नली का इस्तेमाल करते हैं। जबकि उधर ये सकाई के लिए सेमांग लोग क्या करते थे, धनुष बाण का। इसलिए बांस की 3 से 4 मीटर लंबी बांस की नली का प्रयोग किया जाता है। इसके बीच में होकर तीर या सीकें फेंकी जाती हैं, जिसके अग्रभाग यानी आगे का हिस्से में नुकीली और विषाक्त बनाए हुए होते हैं, मतलब जहर लगा हुआ होता है उन सीकों में इसके आगे, जो ये फूक नली से फेंकते हैं। अगर इनके भोजन की बात की जाए तो मुख्यतः शाकाहारी, जैसा कि अभी तक हम पढ़ते चले आए हैं वैसे ही, कंदमूल फल फूल आदि खाते हैं। कभी कभार मछलियों का आखेट या मांस भी थोड़ा बहुत खाना पसंद कर लेते हैं। इनके वस्त्र, जैसा कि अन्य के साथ में वस्त्र बहुत कम पहनते हैं, बहुत कम आवश्यकता होती है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के उष्णदेह प्रदेश के निवासी होने के कारण। स्त्री पुरुष अधिकतर कमर के नीचे घुटने तक ही वृक्षों की छाल, लताओं का, रस्सियों के तार आदि के वस्त्र निर्वाह करते हैं। लगभग सभी का एक जैसा ही है। इनकी बस्तियां की बात की जाए तो ये लोग झोपड़ियों में रहते हैं। सामान्यतः इनकी झोपड़ियां थोड़ी सी बड़ी होती हैं, 2 से 6 मीटर तक की। ठीक है। बांस झोपड़ियां प्राय लकड़ी और बांसों के लट्ठों द्वारा भूमि के ऊपर बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सभी में लगभग एक जैसा ही है कि सबके जो झोपड़ियां हैं वो भूमि से कुछ ऊपर उठ के बनाई जाती है, ताकि जो जमीन पर रहने वाले हिंसक पशु हैं या उनकी भूमि की आर्द्रता है, जो पानी का असर है, वो उनमें ना आए। इनकी छतें जो झोपड़ी बनाई जाती हैं वो ढालू है, ध्यान रखिएगा, यहाँ ये पॉइंट अलग है। इनका छतें ढालू होती हैं। निर्माण के लिए वृक्षों की छालों, ताड़ के पत्तों, बांस आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक है। छोटी छोटी झोपड़ियों को पेड़ के ऊपर शाखाओं पर भी बनाया जाता है। दिस इज लास्ट स्लाइड फॉर द टुडेस क्लास। जस्ट अ मिनट। जैसा तीनों जनजाति एक सी है, तो थोड़ा ये डिफरेंस है तीनों में जी।